नमस्कार, मैं मनोज सिन्हा संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड में गाने को कैसे तैयार करते हैं, कैसे ट्रैक बनाते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं पिछले 25 सालों से मुंबई में हूँ, तो जो मैंने देखा है, सीखा है, उसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करते हैं। तो मनोज जी, आप चूँकि 25 वर्षों से मुंबई में हैं, तो बहुत करीब से और संगीत से जुड़े हैं, संगीत बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, तो बहुत करीब से संगीत को देखने, जानने, समझने का मौका मिला आपको। तो वहाँ जो संगीत तैयार होता है, तो किस तरह से संगीत तैयार होता है, और फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो कोई अनुभव हो तो वो हमारे साथ साझा कीजिए। ज़रूर ज़रूर। आज फिल्म इंडस्ट्री में ट्रैक सिस्टम हो गया। पुराने ज़माने में तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, गायक और जितने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, एकम्पनीमेंट जो भी हैं, वो सारे एक साथ मिलकर रिकॉर्डिंग करते थे। लेकिन आज क्या है, ट्रैक सिस्टम हो गया। तो रिदम पोर्शन का रिकॉर्डिंग आज हो गया। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो हैं, मान लीजिए उस गाने में गिटार बजने वाला है, फ्लूट बजने वाला है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करने वाले हैं, तो हर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अलग अलग दिन आकर करके अपना पीस रिकॉर्ड करके चले जाते हैं। फिर सिंगर, अगर सोलो सॉन्ग है ठीक है, डुएट सॉन्ग भी है, तो मेल सिंगर आ जाएंगे, फीमेल सिंगर किसी और दिन आएंगे, और बाद में सबको मिक्सिंग कर दिया जाता है। तो आज का रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत आसान हो गया। अगर आपने एक टेक में अगर आपका कहीं सुर बेसुरा हो गया, सुर ऊपर नीचे हो गया, ट्यून से बाहर चले गए आप, तो आप 10 टेक में आप अपना पीस रिकॉर्ड करके जा सकते हैं। पहले जब एक साथ हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे, तो उसमें क्या होता था कि अगर तबला वाला तो ठीक है, रिदम ठीक जा रहा है उनका, गिटार वाला ठीक बजा रहा है, फ्लूट वाले का पीस गड़बड़ हो गया, वो बेसुरा हो गया, रिकॉर्डिंग वहीं रुक जाती थी। फिर से आप शुरू से स्टार्ट कीजिए। लेकिन आज तो बहुत आसान है। आपने एक टेक में आपका ठीक नहीं हुआ, ओके नहीं हुआ, 2 टेक, 10 टेक में आपका ओके होगा और आपका वो ट्रैक में आ जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए, आज का रिकॉर्डिंग बहुत ही आसान हो गया है। डिजिटल रिकॉर्डिंग हो गया तो आपके लिए चीज़ें आसान हो गई हैं। और सही बात है कि ये कलाकार के लिए भी, मतलब ये पहले से ज़्यादा आसान है। लेकिन संगीत की आत्मा पर अगर कहें, चूँकि आप संगीत से जुड़े हैं, लंबा अनुभव है, संगीत की पृष्ठभूमि आपकी रही है, पारिवारिक माहौल संगीत का आपका रहा है, तो संगीत की आत्मा पर इसका किस तरह से अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इस पर ज़रूर कुछ बताइए। आत्मा पे तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ही है। देखिए, जब हम एक साथ करते हैं तो हम उस गाने में उतना डूबते हैं। संगीत क्या है, एक आत्मा की चीज़ है। संगीत आत्मा से, संगीत ऐसा नहीं है कि हमने कुछ गाना है, कोई भी आप सॉन्ग गा रहे हैं, कोई रोमांटिक सॉन्ग आप गा रहे हैं, तो आपको उस चीज़ में जाना पड़ता है। आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, गा रहे हैं, लेकिन आपको एक रोमांटिक सॉन्ग गाना है तो आपको उस वादियों में, पहाड़ में, झरने में अपने सोच से जाना पड़ता है कि हम अभी वहाँ हैं। माहौल का महत्व, माहौल तो वो बनाना पड़ता है बंद कमरे में। जबकि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बंद कमरे में, फिर भी आपकी सोच वहाँ जाती है। लेकिन जब हम सामूहिक जब रिकॉर्डिंग करते थे पहले, तो जैसा अब तो है नहीं, वो तो मैंने देखा नहीं, मेरे से भी ज़माने से भी पहले की ये बातें हैं, तो लोग बोलते हैं कि उस गाने का जो भाव है, आत्मा है, उसके हिसाब से गाने को कंपोज करना, कौन से सुर में ये शब्द अच्छे बैठेंगे। जैसे राग रागनी का बहुत ज़्यादा प्रयोग पहले होता था, आज के ज़माने में थोड़ा सा डिजिटली हो गया है और हम
थोड़ा कहीं यहाँ से कहीं वहाँ से कहीं यहाँ से उठा करके भी चीज़ें डाल देते हैं। बहुत सारे पीस अगर हमारे पास नहीं भी अवेलेबल है तो किसी दूसरे गाने से हम ले करके उस चीज़ को डाल देते हैं। तो अब वो जो पीस है वो तो उस गाने के आत्मा के हिसाब से बनाया हुआ था, आप डाल रहे थे किसी और गाने में, तो सुनने में तो मनोरंजन के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज वो आत्मा वाली बात थोड़ी तो कम हुई है, थोड़ा इसका प्रतिकूल असर तो होता ही होता है। मनोज जी, लाइट म्यूजिक में भी आपके दिलचस्पी है, तो उस बारे में कुछ बताइए। लाइट म्यूजिक में ऐसा है कि श्रोताओं के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे लाइट म्यूजिक में हम लोग कोई अगर चीज़ कंपोज कर रहे हैं तो आज क्या है, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से गाने को कंपोज करते हैं, लेकिन यही पुराने गानों में आप देखिए कि शब्द के हिसाब से, जैसे कोई भी एग्जांपल के लिए लाइन ले लीजिए, जैसे दूर से हम आए मिलने तेरे पास, तो इसमें दो शब्द हैं, दूर और पास। तो दूर आप सुर से कैसे दिखाएंगे, पास कैसे दिखाएंगे? तो जैसे दूर से हम आए तेरे पास नजदीक, तो आपको सुर से भी दिखाने हैं। अगर आपने कर दिया दूर से हम, तो इसमें दूर का एहसास होगा नहीं, मतलब वो फीलिंग नहीं आएगी। और यही अगर आप करते हैं दूर से, तो लग रहा है कि हाँ दूर से आ रहे हैं, हम आए तेरे पास मिलने को। तो शब्द के हिसाब से कंपोज करना गाने को, और वो आप अपने सुर से दिखा सकते हैं। कोई गाना है, शाम को, शाम से आए हैं, शाम से तो शाम का मतलब है आप शाम के राग के सुर उसमें डालिए, तो वो जो इफेक्ट आएगा। अब आपने शाम शब्द लिया है और सुबह के राग डाल दीजिए, राग भैरव भैरवी, सारे गा मा पा मा ग रे ग रे सा, राग भैरव, ये सुबह का एहसास दिलाता है। सुबह सुबह ने शिव का नाम, शिव का नाम, बहुत ही प्रसिद्ध भजन सुना होगा आपने, क्यों भैरव राग में कंपोज किया गया। सुबह सुबह ने, तो राग कौन सा है, राग भैरव। सुबह सुबह ने शिव का नाम, शिव का नाम। आप सुबह सुनिए तो एक एहसास आएगा कि हाँ ये सुबह सुबह हम सच में शिव का नाम ले रहे हैं। अगर उसी कंपोजिशन को आप शाम के राग में कर दीजिए, वो चीज बनेगा नहीं। तो ये है रागों का, स्वरों का कमाल। तो जब गाना कंपोज करते हैं, बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों का, शब्द का, कि शब्द क्या बोल रहे हैं, शब्द जो बोल रहे हैं वैसे सुर होने चाहिए। तो सुर का चुनाव अगर सही होगा, आपका कंपोजिशन उसी हिसाब से कंप्लीट होगा और वो लोगों के दिलों में जाके उतरेगा। गाने, कोई भी जो गाना बनता है, तो कोई गाना बहुत हिट हो जाता है, बहुत फेमस हो जाता है, लोगों के जुबान पे चढ़ जाता है, और कोई गाना नहीं चल पाता। इसका मतलब ये नहीं कि जो म्यूजिक डायरेक्टर है उसने उस गाने को मन से नहीं बनाया या अच्छा नहीं बनाया, उसने तो सोच के ही बनाया कि ये गाना छा जाएगा। लेकिन कोई गाना चढ़ जाना जुबान पे, उसमें ये सब
चीज़ों का इफेक्ट होता है कि आपने शब्द कैसे लिए, सुर कैसे लगाए, तो किसी के दिल में उतरने के लिए वो सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप उस हिसाब से करेंगे तो आपका गाना हर के ज़ुबान पे चढ़ेगा और वो काफ़ी समय तक, लंबे समय तक चलता रहेगा। जैसे राग आधारित तो जैसे बहुत सारे भजन फिल्मों में भी है, हम्म। खुद बैजू बावरा का जो गीत है, हाँ। जो गाना है, वो तो आज भी उतना ही लोकप्रिय है। हाँ, तो इसके पीछे भी यही कारण है। यही कारण है। मन तड़पत हरि दर्शन को दर्शन आज। को आज। तो नौशाद साहब शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे। तो उनके सारे गानों में आप देखेंगे हर गाना कोई ना कोई राग के ऊपर आधारित है। तो उनके गाने आज चाहे आप 40 साल पहले के या 50 साल पहले के गाने को उठा लीजिए, आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। और आप 5 साल पहले के बहुत सारे गाने आप याद करने जाएंगे तो आपको याद नहीं आएंगे कौन सा गाना 5 साल पहले आया था, चला गया। तो ये है हमारे संगीत का और सुर का कमाल। अच्छा, भारतीय संगीत की जब हम लोग बात करते हैं, जब फिल्मों की ही बात ले लें तो एक दौर था, भजनों का दौर था, गज़लों का दौर था, सुगम संगीत ज़्यादा पसंद किया जाता था और अर्धशास्त्रीय संगीत आधारित भी बहुत सारे गीत हैं। तो क्या लगता है कि वो स्वर्णिम काल चला गया कि उसमें ठहराव है? नहीं, स्वर्णिम काल तो था, लेकिन देखिए समय के साथ हर चीज़ बदलता है। तो और बॉलीवुड सॉन्ग्स जो है वो अपने लिए नहीं, जो जनमानस है, जनरल पब्लिक है, उसके लिए बनाया जाता है। तो एक ट्रेंड चलता है कि एक समय ट्रेंड चला सूफी म्यूजिक का, तो सारे गाने सूफी आने लगे, ज़्यादातर आने लगे। तो गाने भी वैसे ही म्यूजिक डायरेक्टर, और म्यूजिक डायरेक्टर का भी क्या है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपको क्या पसंद है। आज प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो बोलेगा नहीं हमें ऐसे गाने चाहिए, तो म्यूजिक डायरेक्टर भी वहाँ बंधा हुआ है, उसको उसके हिसाब से गाने कंपोज करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। लेकिन आज भी गाने में आत्मा तो है ही, लेकिन हाँ, पहले के गाने में जो एक एक गाने बनाने में 15-15 दिन लगते थे, आज काम इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा फिल्में बन रही हैं, तो हम फटाफट कोई काम करते हैं। तो एक गाने में है कि आपने 15 दिन लगाया, एक एक चीज़ सोचा, सुबह दोपहर शाम आप उसी गाने के पीछे लगे हुए हैं। इस लाइन को कैसे हम कंपोज करें, इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाएं। हर गाने में हर इंस्ट्रूमेंट सूट करे जरूरी नहीं है। आपको हो सकता है गिटार बहुत पसंद हो, लेकिन जरूरी नहीं कि गिटार हर गाने को सूट करता हो। लेकिन आज क्या है, हम जब जल्दी में काम करते हैं तो उतना सोचने का वक्त मिलता नहीं है, तो हम गाने बना देते हैं, धुन बनाते हैं, गाने को रिकॉर्ड कर लिया, गाना रिलीज हो गया। पहले हम आज सोचे, रिकॉर्डिंग किया, 2 दिन के बाद लगा नहीं ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा, हम चेंज कर देते थे। हाँ, आज उतना समय है नहीं आपके, उस अंतराल में सोचने का मौका मिल जाता है। आज हमने कोई चीज़ कंपोज किया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, 2 दिन के बाद वही चीज़ हो सकता है हमें लगेगा क्या अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, आप चेंज कर देंगे। तो आपके पास समय होते थे, समय लेकर के हम काम करते थे लोग। आज वो चीज़ है नहीं, आज एक बार रिकॉर्ड हो गया, तो ये बदलाव है, बदलाव आया। अच्छा मनोज जी, और कुछ बातें करेंगे आपसे, लेकिन इससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप संगीत की शुरुआत कैसे हुई और अभी क्या कर रहे हैं? संगीत की शुरुआत तो मेरी हजारीबाग से हुई और सीखना शुरू किया। फिर जब मुंबई गए तो वहाँ भी बड़े बड़े उस्तादों के पास मेरा उठना बैठना हुआ, तो दूसरों को देख करके, सुन कर करके, अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाना शुरू हुआ। तो मैंने देखा कि लोग कैसे ट्रैक बना रहे हैं, कैसे कंपोज कर रहे हैं, गाने को मीटर में लाना। पहले तो हमें पता नहीं चलता, हमें लगता था कि कोई लिख देता है गाना, तो पहले गाना लिखा जाता था, उसको कंपोज करते थे। आज उल्टा है, आज पहले धुन बनती है, उसके बाद उस धुन पे राइटर आता है, उस धुन पे उस मीटर में गाना लिखता है। अच्छा। फिर मीटर में ये वर्ड फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो इसके जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या हो सकता है वो डालते हैं। तो आज तो ये सब क्या है, मुंबई जाने के बाद हमने सीखा, देख करके, लोगों को देख करके सीखा
फिर आज कैसे गाना कंपोज करेंगे, कैसे गाने का अरेंजमेंट होगा, कैसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे, कैसे ट्रैक बनेगा, ये हमने वहाँ जा कर के देखा, सीखा। और ये हमारे अभी मुंबई में क्या कर रहे हैं आप, मतलब संगीत में क्या हो रहा है? मुंबई में तो मैं संगीत सिखा भी रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ। संगीत का तो ऐसा है कि 7 जन्म भी बोलते हैं कि कम पड़ता है। बिल्कुल, आप गहराई सीखते में। जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ। जितना सीखोगे उतना लगेगा कि अब एक समय था जब मुझे लगता था, जब मैंने विशारद कर लिया ग्रेजुएशन, तो मुझे लगा कि मैंने तो बहुत संगीत सीख लिया। फिर जब संगीत में उतरना शुरू किया तो लगा कि हमें तो कुछ आता नहीं है। तो आज सिखाने के साथ साथ बच्चों से हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो सीखने में कभी भी कोताही नहीं, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मेरा स्टूडेंट है, इससे हम क्या सीख सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम अपने शिष्यों से सीख लेते हैं। तो सीखना जीवन भर अनवरत जारी रखना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही मनोज जी आपने कि मतलब अपने नई पीढ़ी से भी आप सीख लेते हैं, और ये सही बात है। तो लेकिन आजकल ये एक दौर है कि नई पीढ़ी की आलोचना का दौर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नई पीढ़ी में ये है, वो है, तमाम तरह की बातें आती हैं। तो आखिर आज की पीढ़ी में ऐसा क्या खास भी है जिससे हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं? नहीं है, आज की पीढ़ी में देखिए बहुत सारे लोगों में डेडिकेशन तो है। आज की पीढ़ी में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि बड़े उसने सोच लिया कि लाइफ में मुझे यही करना है और रिस्क लेते हैं। खास करके मुंबई में मैंने देखा है कि चाहे जो हो जाए, मुझे संगीत में अपना नाम, अपना मुकाम, अपना स्थान बनाना है। और उसके लिए वो दिन रात एक करके लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज डेडिकेशन की कमी है या लोग नहीं मेहनती हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग कर रहे हैं और स्पष्ट उनके सामने अपना एक है कि हमें भविष्य में यही करना है, इसी में आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कंपटीशन की भावना अब बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पहले की तरह मतलब एक बड़ा संघर्ष का दौर हुआ करता था कि लोग इधर से चले गए, मुंबई चले गए, और आज क्या बदला है? आपको क्या लगता है कि पहले ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति थी या आज ज़्यादा है? देखिए, चुनौतीपूर्ण स्थिति तो पहले भी थी, आज भी है। लेकिन आज क्या हो गया, काम ज़्यादा है। पहले दूरदर्शन नहीं होता था, तो आज अब कम से कम 100 चैनल तो दूरदर्शन पे आते हैं। सब में टीवी सीरियल बन रहे हैं, रियलिटी शोज है, ये है, और हर में संगीत का स्थान है ही। तो पहले इतने काम थे नहीं। तो आज काम भी बढ़ा है, लोग भी ज़्यादा इसमें आए हैं, और लोगों को जब काम मिलता है तो लोग मेहनत भी करते हैं। तो ये तो है कि अभी मुझे लगता है कि गिटार बजाने वाले कम से कम मुंबई में 2000-3000 लोग होंगे, और कोई भी फ्री बैठा हुआ नहीं है। सबके पास काम है। सबके पास काम है, चाहे वो छोटे स्तर पर स्टेज शो कर रहा हो, क्लासेस चला रहा हो। अगर क्लासेस भी चलाता है तो उसके पास 40-50 बच्चे सीखने वाले हैं। टीवी सीरियल इतने सारे हैं, आज यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, आज वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, फिल्मों के रिकॉर्डिंग्स हैं, इतने रिकॉर्डिंग्स हैं कि सबके पास काम है। लाखों लोग जुड़े हुए हैं आज। और इसी में जहाँ जितना समर्पण है उसकी ऊंचाई भी उतनी होती जाती है। उसमें भी वही है। आज आप स्पेशल ग्रेड के आर्टिस्ट हैं, जैसे रिकॉर्डिंग होती है तो शिफ्ट वाइज होती है। मुंबई में 4 घंटे का एक शिफ्ट बोला जाता है। तो एक शिफ्ट में एक तबला प्लेयर आता है जिनको 50,000 पे किया जाता है, और आपको मिनिमम 5,000 वाले भी तबला प्लेयर मिलते हैं। तो वो आपका मेहनत है, आप अपने आप को किस स्तर तक लेके जा पाए हैं। तो आपको 5,000 मिलता है, आपको 20,000 मिलता है, आपको 50,000 मिलता है। तो ये आपकी मेहनत है। मतलब आज अगर समर्पण है तो सफलता भी है, बहुत सफलता, विकल्प ज़्यादा है आज। बहुत। आज हर म्यूजिशियन जो है मुंबई में, मैं देखता हूँ महंगी कारों में घूमता है, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो। एक समय था जब म्यूजिशियन लोकल ट्रेन में जाता था, बस में जाता था। आज के समय में मैं मैक्सिमम म्यूजिशियन को देखता हूँ अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी से चलते हैं, अपना घर है, वेल एस्टेब्लिश्ड है सब लोग, और अच्छा कर रहे हैं।
अच्छा नाम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं सब, तो ये अच्छा भी लगता है देख करके कि आज ये बदलाव तो आया है। मनोज जी, आप अपने लिए क्या लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, कुछ और सोच रहे हैं तो उस बारे में भी कुछ हमारे जो दर्शक हैं इस वक्त देख रहे हैं उन्हें बताइए। देखिए, मेरा जहाँ तक है, मैं मुंबई कोई टीचर बनने के लिए तो गया नहीं था। हम्म, सच्चाई यही है, हम्म, कोई भी टीचर बनने के लिए नहीं जाता है मुंबई। तो मैंने भी बहुत सारे काम किए, रिकॉर्डिंग में किए, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा रास्ता बदला है। लेकिन अभी भी मेरे अंदर है, मैंने बहुत सारे गाने लिखे हैं और कंपोज किए हैं। तो मेरा आज भी वही है कि उनका मैं एक एल्बम बनाऊं और लोगों के बीच में उनको लेकर के जाऊं। तो ये मेरा आज भी है और उसके लिए बहुत सारे लोगों से बातचीत चल भी रही है। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में मैं गया भी हूँ। मेरा मिलना जुलना भी हुआ है। सनी सुपर साउंड में मैं जा कर के मिल के आया हूँ। अजय देवगन जी के प्रोडक्शन हाउस में भी मैं गया हूँ। तो आश्वासन तो हर जगह से मिल रहा है, लेकिन अभी तक बात आगे नहीं बढ़ पाई है। तो देखें, प्रयास है मेरा, तो जब होगा तो वो काम आगे बढ़ जाएगा। तो वो मेरे दिल में एक इच्छा है और वो मैं करूँगा ज़रूर। तो चलिए, चलते चलते हम चाहते हैं कि आप ही का कंपोजिशन का कुछ सुनाते हुए चलिए। ज़रूर ज़रूर। जैसे भजन, सारे ग म ग सा द प ग रे ध स रे सा, राग भूपाली। ईश्वर कितना नेक है, ईश्वर कितना नेक है, निश्चल है वो, पावन है वो, मन निर्मल वो बनाता है। ईश्वर कितना नेक है, मन में उजाला भर भर जाए, नाम तेरा जब लब पर आए। मन में उजाला भर भर जाए, नाम तेरा जब लब पर आए। कोई न हो जब साथ में अपने, तू ही तो हाथ बढ़ाता है। ईश्वर कितना नेक है। ग भ भ ग रे ग प ग रे स रे ग रे सा ध सा रे ग प। ऐसे बहुत सारे भजन बने हुए हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं भी है हजारीबाग के तमाम जो है वासी हैं उनकी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूर्ण होगी। तो आपने बातचीत की, इतनी अच्छी बातचीत की, संगीत के बारे में बहुत सारी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।